नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सवाल तो यह है कि प्रभु का रास्ता जब बीजेपी खोजती थी तो आप कहते थे धर्म की राजनीति करती है। आज वही धर्म हाथ में स्ट्रैटेजी के नाम पर, गठबंधन के नाम पर कुछ नहीं। मंदिर, मजार और गंगा, यहां से रास्ता निकलेगा क्या चौकीदार को ध्वस्त करने का? कांग्रेस ने एक बार फिर मजहब की नैया पर सवार होकर मंदिरों और मजारों के रास्ते लोकसभा चुनाव में जीत की उम्मीदें पाल ली हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 2 दिनों से चुनावी दौरे पर है। मंदिर घूम रही हैं, लेकिन सवाल यह कि क्या खुद को सेक्युलर कहने वाली कांग्रेस हिंदुत्व को सबसे बड़ा हथियार मानने लगी है? सवाल यह भी कि बिना नीति और रणनीति के कांग्रेस क्या अब सिर्फ मंदिर मस्जिद भरोसे, भगवान भरोसे है? उम्मीद थी कि प्रियंका आएंगी तो कांग्रेस में कुछ नया होगा, लेकिन मंदिर घूमने को नया तो शायद नहीं कहा जा सकता। उम्मीद थी कि प्रियंका की एंट्री होगी तो कांग्रेस को एक नई दिशा मिलेगी, लेकिन मजहब से होकर गुजरते सियासी रास्तों को नया तो शायद नहीं कहा जा सकता। पहले प्रयागराज में हनुमान जी के दर्शन, गंगा मैया की आरती और फिर सीतामढ़ी में पूजा अर्चना। उसके बाद मां विंध्यवासिनी का दरबार। तो क्या कांग्रेस को लग रहा है कि प्रियंका के आने के बाद भी भगवान ही लगाएंगे बेड़ा पार? प्रियंका पूजा पाठ कर रही हैं, भगवान की आरती उतार रही हैं। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गदगद हैं। बात सिर्फ मंदिरों तक नहीं है, प्रियंका की चुनावी यात्रा में मजार भी है। कांग्रेस के महासचिव मिर्जापुर के कांतिज शरीफ में गरीब नवाज इस्माइल चिश्ती की दरगाह पर हरे और नीले रंग की चादर चढ़ाई। प्रियंका का दौरा पूरी तरह चुनावी है। पहले दिन गंगा यात्रा और दूसरे दिन धर्म यात्रा, और बीच बीच में मोदी सरकार पर हमला भी। जो प्रचार करते हैं और जो होता है उसमें बहुत फर्क है। और जहाँ तक इनकी ये 70 साल वाली रट है, इस रट की भी एक्सपायरी डेट है। 5 साल से आप सरकार में रहे हैं, 5 सालों में आपने क्या किया? अभी उनका ये पॉलिटिकल पर्यटन चल रहा है, सियासी सैर, और इस सियासी सैर में, इस पॉलिटिकल पर्यटन में उनको जो है वो जमीन की हकीकत का एहसास भी होगा। प्रियंका की यात्रा से कांग्रेस गदगद है। शायद बड़े करिश्मे की उम्मीद नजर आ रही है। तय कर लिया है कि बीजेपी को हराना है, लेकिन क्या टारगेट भगवान भरोसे पूरा होगा? मोदी जी ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि प्रभु की भक्ति वो व्यक्तिगत विश्वास का विषय है। मोदी जी ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि भारतीय संस्कृति और हिंदू सभ्यता वो तो अपने आप में सबको सम्मिलित करने वाली है। आवे जावे कहीं पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। भाजपा के समर्थन में कितने लोगों ने जहां से होकर के उनका जाना हुआ है, जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे से उनका स्वागत किया है, इसका उन्हें एहसास हो गया होगा। प्रियंका गांधी की नाव दौड़ी जा रही है। मंदिरों में घंटे बज रहे हैं, भगवान की आरती हो रही है, मजारों पर चादर चढ़ रही है, लेकिन महागठबंधन के लिए कफन ढूंढने की नौबत आ गई है। यूपी में मायावती और अखिलेश ने 2 टूक कह दिया है कि पैर समेट कर रखें। गठबंधन चुनाव जीतेगी। कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाने का प्रयास न करे। कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। उसे मालूम है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कोई भी जन आधार नहीं है। स्वाभाविक तौर से जब आप अपनी विचारधारा को बीज से वटवृक्ष की ओर ले जाएंगे तो किसी ना किसी साथी को थोड़ा सा असहज भी होगा, थोड़ी तकलीफ भी होगी, पर उसका यह मतलब नहीं है कि मनभेद हो गए। कभी कभी मतभेद हो जाते हैं, पर मतभेद और मनभेद में अंतर है। प्रियंका अगर पटना पहुंचती तो शायद उन्हें तेजस्वी की नाराजगी का पता भी चल जाता। अब तक कोई फॉर्मूला नहीं, सीटों के मसले का हल नहीं। आरजेडी कह रही है कि बीजेपी को फायदा हुआ तो पाप कांग्रेस के माथे जाएगा। तो कांग्रेस जो है भ्रम तो वहां 6-7 सीट छोड़ करके एक भ्रम भी पैदा कर रही है भाजपा। ये समझ में नहीं आ रहा है थी कांग्रेस पार्टी का कि अभी तक बिहार का गठबंधन फाइनल नहीं हुआ, दिल्ली का अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन फाइनल नहीं हुआ, और जिससे आप लड़ रहे हैं वो सब जगह गठबंधन फाइनल करके मैदान में उतर गया।
तो पता नहीं कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। जब भी दो पार्टियां किसी प्रांत में इकट्ठे आती हैं तो थोड़ा सा गिव टेक और थोड़ी सी प्रतिस्पर्धा होगी, और जो आप देख रहे हैं ये वही प्रतिस्पर्धा है। हमारा गठबंधन इंटैक्ट है बिहार में, अगर आपने बिहार की क्योंकि चर्चा की, और बहुत जल्द उसकी घोषणा हम आपको कर पाएंगे। दिल्ली में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो नहीं पाया। पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसी ही हालत है। एक झारखंड को छोड़ दीजिए तो गठबंधन का पेच सब जगह फंसा है। अगर बीजेपी को हराना कांग्रेस का मकसद है तो रणनीति बीजेपी की नकल नहीं हो सकती। आज तक ब्यूरो। कांग्रेस की नाराजगी मोल लेते हुए आज ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या बीजेपी पार्ट 2 बनकर कांग्रेस इस बार चुनावी मैदान में लड़ना चाहती है। प्रभु का रास्ता खोजने के लिए, शब्द ये रणदीप सुरजेवाला के हैं, प्रभु का रास्ता खोजने के लिए क्या प्रियंका मंदिर मंदिर पहुंच रही हैं, और क्या ये है वो युवाओं को नया समाधान जो कांग्रेस पार्टी देना चाहती है बीजेपी के विकल्प के रूप में। कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नेता जुड़ गए हैं। रागिनी नायक जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। अजय आलोक जी, जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश प्रकाश जी, बीएसपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में है। सुनील सिंह यादव जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रागिनी नायक जी, बीते दिन भी मैंने कांग्रेस के ही प्रवक्ता से सवाल किया था, आज भी आपसे करूंगी, आपकी नाराजगी मोल लेते हुए करूंगी कि आप कल तक कहते थे कि धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाती है बीजेपी, और आज प्रियंका वाड्रा गंगा मंदिर, मस्जिद, मजार, इसी के जरिए अपने चुनावी रणनीति को आगे ले जा रही है। मेरा सवाल यह है कि अगर आपको चौकीदार के चक्रव्यूह को भेदना है तो जमीन पर काम करने की जरूरत थी। गठबंधन को अलग अलग जगहों पर मजबूत करना था, लेकिन अति आत्म उत्साह और अति जिसको कहा जाता है उत्साह के साथ साथ कई बार घमंड भी हो जाता है, उसकी वजह से ऐसी परिस्थिति आ गई है कि आप लग रहा है क्लीन स्वीप देने को तैयार है। अंजना जी, आपके सवाल से मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं और पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी दुविधा को दूर कर सकूं। आप देखिए, मैं समझती हूं कि इस देश में कोई ऐसा श्रद्धालु नहीं है, कोई ऐसा भक्त नहीं है जिसको भगवान पर भरोसा ना हो, या अपने जीवन में जिसने हाथ जोड़कर कभी भगवान के आगे प्रार्थना ना की हो, या बेड़ा पार लगाने की गुहार ना की हो। तो ये कहना कि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता अगर मंदिर जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति का सहारा लेकर बैठा है चुनाव जीतने के लिए, गलत है। और मैं आपको उदाहरण देती हूं किस तरह से। आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी भक्त भी है, श्रद्धालु भी है, आस्थावान भी है, पर इस बात का भी बोध है जो महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म निजी आस्था का मामला है। इसीलिए प्रियंका गांधी मंदिर में जाती हैं, बाहर निकलती हैं, उनसे पूछा जाता है क्या प्रार्थना की, वो कहती हैं अपने लिए कुछ नहीं मांगा, ये मांगा कि अमन हो, शांति हो, खुशहाली हो। और वहीं क्या हो रहा होता है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता उसी मंदिर के प्रांगण में खड़े होकर मोदी जी के नारे लगा रहे होते हैं। इसे कहते हैं धर्म और राजनीति का खालमेल, जो मोदी जी ने बहुत अच्छे से सिखाया है। हर हर महादेव के नारे को हर हर मोदी बना दिया। बंगाल में पुल गिरा तो मोदी जी ने अपनी सार्वजनिक रैली में कहा कि ये देखिए भगवान का संदेश आया है, भगवान कह रहे हैं कि इस सरकार को बदल दीजिए। ये होता है राजनीति और धर्म का घालमेल। और कैसे घालमेल होता है, आप कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्ट 2 बनेगी? अरे पार्ट 2 हम क्या इनकी नकल करेंगे? अगर नकल करते तो हर चुनाव आते ही कहते कि बस मंदिर, राम मंदिर बनने वाला है। अगर नकल करते तो कहते कि गंगा माँ के बेटे हैं, लेकिन हाँ गंगा को साफ करने की कुछ सुध नहीं, सीएजी से लताड़ खाते। अगर हम नकल कर रहे होते तो हाँ जरूर ये होता। दो बिंदु पे महत्वपूर्ण बातें आप कह रही हैं। रैलियों में जिस तरीके से धर्म की बात करते हैं, रुकिए रागिनी जी रुकिए, एक बार फुल स्क्रीन दिखाइए जरा तस्वीरें। ये जो औरतें और श्रद्धालु आप कह रहे हैं, एक सेकंड रागिनी जी, आवाज नहीं जा रही क्या? एक सेकंड, ये सब आपको बीजेपी के कार्यकर्ता लग रहे हैं? एक बार जरा सुनाइए जरा। जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। वो कह रही हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे ये सारे, बोट यात्रा, धर्म यात्रा भंग करने पहुंचे थे। देखिए, औरतों की भी आवाज है, मैं यही सुनाना चाह रही थी, औरतों की भी आवाज। 131 करोड़ देश की जनता को अगर भाजपा का कार्यकर्ता कहना चाहे, नहीं अंजना जी, 131 करोड़ देश की जनता को यदि ये भाजपा की कार्यकर्ता कहना चाहे
तो इनका स्वागत है, क्योंकि इनको पता है कि अब इनको कार्यकर्ता ढूंढने पर भी नहीं मिलने वाला। एक बात। दूसरी बात, एक कबीर दास जी ने बहुत अच्छा दोहा कहा है, दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अभी कुंभ चल रहा था, कुंभ के समय सबने बहुत अनुमान लगाया कि श्रीमती वड्रा और श्री राहुल गांधी वहां कुंभ में स्नान पूजन करने के लिए आएंगे, लेकिन चुनाव घोषित नहीं हुए थे। जब चुनाव घोषित होते हैं तब कुछ मंदिरों के चक्कर लगाने की परंपरा श्रीमती सोनिया गांधी ने 2002 के गुजरात चुनाव से प्रारंभ की थी। अंबाजी के मंदिर में दर्शन करने गई थी, तब लोगों ने सॉफ्ट हिंदुत्व जो है वो कांग्रेस ओढ़ रही है ये कहा था, लेकिन कालांतर में लक्षित हिंसा विधेयक आया हिंदुओं के खिलाफ। जब सरकार में बैठे तो हिंदू जो है अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है सारे संसाधनों पर। लक्षित हिंसा विधेयक, सतत हिंदू उत्पीड़न के कार्य किए गए और फिर चुनाव आया। राहुल गांधी जी जो गाय कटवा रहे थे केरल में, जैसे चुनाव आया वो सोमनाथ जी में दर्शन करने चले गए, द्वारकाधीश जी में दर्शन करने चले गए, फिर चुनाव आ गया है तो दर्शन करने जा रहे हैं। बात रह गई गंगा जी का, इन्होंने मुद्दा उठाया था 1984 में गंगा जी को साफ करने के लिए राजीव गांधी जी ने कुछ फंड दिए थे। 1984 से लेकर 2014 तक कहीं से भी गंगा जी साफ नहीं हुई। 2013 के कुंभ में गंगा जी में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का आंकड़ा है, वहां पर 2 mg प्रति लीटर वहां ऑक्सीजन का लेवल था। इस बार सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहता है कि 12 mg पर लीटर, यानी स्वरूपानंद सरस्वती जी जो शंकराचार्य जी हैं उन्होंने विशेष करके श्रीमती सोनिया गांधी को कुंभ स्नान कराया था। 2013 के वहां कुंभ से लगातार वो कहते रहे कि भैया जरा अविरल गंगा छोड़ दो, जरा टिहरी के बांध से गंगा का पानी छोड़ दो, ताकि जो है प्रयाग तक गंगा जी में स्नान करने की, आचमन करने की स्थिति रहे। नहीं छोड़ा गया, लेकिन आज वो इतना शुद्ध गंगा है कि गंगा जी में स्नान किया जा सकता, आचमन किया जा सकता। ये कब हुआ? ठीक है। जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनको गंगा मैया ने बुलाया था, वो तो श्रेय लपक रहे हैं अखंड श्रद्धा रखते हैं, और यही लोग जब 2014 का चुनाव जीतने के बाद गंगा आरती करने के लिए गए थे, गंगा आरती करने के लिए गए थे, तब वो गंगा आरती का भी विरोध कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठ के कि प्रधानमंत्री गंगा आरती कैसे कर रहे हैं, प्रधानमंत्री पशुपतिनाथ का दर्शन कैसे कर रहे हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री ठीक है, जवाब सुन लीजिए, मेहमानों के पास जाना है। आज ये स्वयं दर्शन करने पर इनकी मजबूरी है और अविरल हो गई गंगा इन्हीं के रहते, इनकी सफाई से। देखिए प्रेम शुक्ला जी जो कि देखिए प्रेम शुक्ला जी जो कि हिंदू धर्म के स्वघोषित ठेकेदारों की फौज के एक सदस्य हैं, वो आज ये बताना चाह रहे हैं भारत की हिंदू जनता को और दर्शकों को कि गंगा जी अगर स्वच्छ नहीं थी तो कोई आचमन नहीं करता था, कोई नहाता नहीं था। वो वैतरणी, वो गंगा माँ जिनके स्पर्श मात्र से पाप धुल जाते हैं, ऐसी श्रद्धा है हिंदुओं की, उनको ये बता रहे हैं कि हमने साफ कर दी इसलिए आप आचमन कर पा रहे हैं। मैं समझती हूँ बहुत ही शर्मनाक ये वक्तव्य आज प्रेम शुक्ला जी ने दिया है। जरा जाकर संकट मोचन बोर्ड से पूछ लीजिए, जो कह रहा है कि 3 सालों में सबसे ज्यादा गंगा माँ को प्रदूषित करने का काम आपने किया है। यदि गंगा माँ को साफ, अगर नमामि गंगे प्रोजेक्ट आपका सफल होता तो उमा भारती जी को इस्तीफा ना देना पड़ता, सीएजी की रिपोर्ट ना आती, सुप्रीम कोर्ट आपको लताड़ता नहीं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी स्वयं जुमलेबाज चौकीदार हैं तो उनका जो मोर्चा उन्होंने नीचे प्रवक्ताओं का खोला हुआ है वो तो झूठ बोलने का काम करेंगे ही। लेकिन आज का मुख्य मुद्दा गंगा की सफाई के अलावा भी बहुत बड़ा है। आप ये बताइए ना, प्रियंका गांधी जी ने एक और बात कही है, ये 70 साल का इल्जाम जो आप लगाते हैं उसकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है। ठीक है, 5 साल के काम का आप ब्यौरा से आगे बढ़ रहा है। प्रियंका गांधी अगर गंगा जी की यात्रा कर रही हैं तो वो ये दिखा रही हैं कि हाशिए पर खड़ा हुआ जो आदमी है, जो केवट है, मछुआरा है, वर्ग का जो आदमी है, उसके साथ कैसे संवाद किया जाता है। केवल मन की बात नहीं की जाती, जन की बात भी सुनी जाती है। ठीक है सतीश जी, उसके बाद मैं जालूक जी आएंगे। एक सेकंड प्लीज, अब अन्य लोगों को मुझे लाने दीजिए। सतीश जी, फंस गया गठबंधन, मंदिर मंदिर घिसे चंदन। नहीं, अब तो चंदन तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों घिसी रही है ना, है ना। आपकी वजह से फंस गया गठबंधन। अरे भाई देश में आप दुर्भाग्य देखो ना कि देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। आपको अगर रोकना था, एक तरफ मंदिर की बात हो रही है, मस्जिद की बात हो रही है, गंगा की बात हो रही है, आम आदमी की बात कहां हो रही है? आम आदमी की जो दिक्कतें हैं, जो बेरोजगारी की दिक्कत है, जो विकास की दिक्कत है, जो सारी समस्या है, कांग्रेस और बीजेपी, देखो बीजेपी बिल्कुल चाहेगी। बीजेपी मान चुकी है कि जो जिन मुद्दों को विपक्ष ने और कांग्रेस ने मिलकर के पिछले 5 विधानसभा चुनाव में
जो उठाया, और उसका परिणाम बीजेपी जानती है कि उसका परिणाम क्या हुआ। हालांकि 25 नवंबर को बीजेपी ने भरपूर कोशिश करी मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव से पहले कि राम मंदिर मुद्दा बने, लेकिन विपक्ष उस जाल में नहीं फंसा। आज शायद विपक्ष उसी जाल में फंस रहा है। बीजेपी चाहती है, बीजेपी यही चाहती है ना कि इस देश में सिर्फ गंगा के ऊपर चर्चा हो, गंगा की पवित्रता के ऊपर चर्चा हो। अरे ठीक है, गंगा एक नदी है, गंगा की सफाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो या किसी और की सरकार हो, उसकी सफाई होगी। अगर नहीं हुई है तो अब हो जाएगी। लेकिन जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो किसानों का मुद्दा है, जो लोगों के विकास का मुद्दा है, जो लोगों की शिक्षा का मुद्दा है, जो लोगों के स्वास्थ्य का मुद्दा है, वो मुद्दा तो उठ ही नहीं रहा ना। जबकि चुनाव में मुद्दा वही होना चाहिए। और बीजेपी को अगर कहीं घेरा जा सकता है तो इन्हीं मुद्दों के ऊपर घेरा जा सकता है। 2014 का बीजेपी का जो घोषणा पत्र है, ऐसा दिन आ गया है रागिनी जी कि विपक्षी पार्टियां भी उंगली उठा रही हैं। कहा था उन वादों पे बीजेपी को घेरना चाहिए। विपक्षी पार्टियां भी उंगली उठा रही है, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया आप दें उससे पहले अजय आलोक जी आपके पास आते हुए, बिहार में भी लगता है कांग्रेस का आरजेडी के साथ गठबंधन होते होते मतलब कई परेशानियों से तो गुजरता हुआ दिख ही रहा है। अब देखिए, बिहार में ये गठबंधन करें, मिलावटी बंधन करें, जो भी बंधन करना है करें, स्वतंत्र हैं, करके भी क्या फायदा होगा? नतीजा तो वही ढाक के 3 पात रहने वाले हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ये गठबंधन होगा नहीं। सबसे बड़ी बात है कि हिंदू धर्म का दायरा बहुत बड़ा है। ये इतना बड़ा विस्तृत दायरा है कि जो हिंदू नहीं है वो भी समाहित अगर होना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत। तो ढोंग करने की तो एक तो जरूरत नहीं है, और पूरा देश जानता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मैं तारीफ करता हूँ कि हिंदू धर्म के प्रति आस्था है, मंदिर जा रही है, मस्जिद जा रही है, गुरुद्वारे जा रही है, चर्च जा रही है, बहुत अच्छा कर रही है, करना भी चाहिए। पॉलिटिको रिलीजियस टूरिज्म हमेशा कभी न कभी काम देता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि आज चुनाव में जहाँ पे किलिंग इंस्टिंक्ट से लड़ा जाता है, एक एक सीट के लिए जान दी जाती है, वहाँ कांग्रेस को समझ में आ गया, विपक्षियों को भी समझ में आ चुका है कि 2019 का चुनाव अब चुनाव नहीं रह गया इनके लिए, वो खत्म हो गया। इसीलिए तमाम कयावत ये की जा रही है कि अब गठबंधन की जगह ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ा जाए ताकि अपना संगठन बचे और 2024 में हम लोग ध्यान दे सकें। इसी रणनीति के तहत प्रियंका गांधी को लाया गया। आपको क्या लगता है 1-1.5 महीना पहले चुनाव को प्रियंका गांधी को महासचिव बना के कांग्रेस सरकार बना लेगी? नहीं, कांग्रेस अपनी वस्तुस्थिति समझ चुकी है कि कोई अब फायदा नहीं है अब प्रियंका को लाके, क्योंकि ये तो सब कांग्रेसियों को समझ में आ गया कि राहुल तुमसे ना हो पाएगा, तो प्रियंका को लाया गया ताकि संगठन में या कार्यकर्ता बचे रहे, नहीं तो ये भी नहीं बचने वाले थे। दूसरी बात, हम तो यहाँ पे मुद्दों पे जा रहे हैं। हमारे बीएसपी के दोस्त बोले थे मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहिए, बिल्कुल मुद्दों पे हम जा रहे हैं। हमने क्या काम किया है उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपकी पार्टी है। आप ये बताइए कि 2017 के चुनाव में और इस 2019 के चुनाव में बहन जी ने एक बार भी नोटों की माला पहनी? नहीं पहन सकती हैं, क्योंकि 3 लाख रुपए से ज्यादा कैश निकालना अलाउड नहीं है, रखना अलाउड नहीं है। अगर रखिएगा तो फंस जाइएगा। और ये पावरमेंट कर दिया, तो हमारा मुद्दा तो करप्शन से लड़ने का है, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो। नोटों की माला पहना दीजिए जरा, 1 करोड़ की नोटों की माला नहीं पहना पाएंगे बहन जी, आप बहन जी खुद ही नहीं पहनेंगी। आप जो है सबसे बड़ी मौलिक ताकत है ना, आपने यही कहा था हमारी मौलिक ताकत, आपने नोटबंदी के नाम पे सारा का सारा आतंकवाद खत्म कर दिया। चौकीदार ये कहते हैं आतंकवाद की घटनाओं का जरा बता दीजिए इस देश को। प्रधानमंत्री के कहने पे 16 करोड़ लोगों ने चौकीदार अपने आप को लिखना जो गृह मंत्रालय है उसकी वेबसाइट ये कहती है कि 2014 से इस देश में आतंकवादी घटनाओं में रिजल्ट क्या आना है वो 23 तारीख को आ जाएगा। आप बताओ ना, अभी तक जनता ने मुंह बना लिया है, रिजल्ट कहाँ जाना है। बीएसपी बहुत अच्छे से जानती है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ बचने जा रहा है। कहने को 100 चीजें हैं, आपको तो अपने कहने को 100 चीजें हैं, लेकिन कील सिर पे मार दी ना। नोटों की माला पहनने वाला दौर तो खत्म हो गया ना, खत्म होना चाहिए, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। वो गड़बड़ी ऐतिहासिक भूल थी ना। देखिए, आम आदमी से उनका बढ़कर कोई सीधा नहीं निशाना है ऐसी पार्टियां जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती थी। ऐसी पार्टी कौन है? बीजेपी बीजेपी सबसे ज्यादा भ्रष्ट है ना। अगर आप ये बताइए ना कि आपने वो सारे के सारे जो आपके कार्यालय हैं जिनको आपने 5 स्टार मंदिर नहीं बनाया ना आपने, चूंकि आपका वहां इंटरेस्ट है नहीं है, आपने गरीबों का जो उनके स्वास्थ्य का पैसा था वो आयुष्मान भारत योजना के नाम पे आप प्राइवेट हॉस्पिटल को दे रहे हैं। वो हॉस्पिटल नहीं खुल पा रहे ना, तो आप भी तो वही सब गलती कर रहे हैं जो 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, वो आपने 5 साल में कर दिया बीजेपी ने, और आपको भुगतना पड़ेगा निश्चित रूप से। अजय आलोक जी इसका जवाब जल्दी से दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगी सुनील जी और उसके बाद रागिनी जी आपके पास आऊंगे। देखिए, इनका जवाब क्या देना है? एक लाइन की बात है, मेरी बात को ये गोलमोल कर गए।
एक रैली नहीं, आपने 10 रैली कवर की कि बहन जी को 1 करोड़ की माला पड़ी, बहन जी को 51 लाख की थैली मिली, बहन जी को 2 करोड़ की माला पड़ी। पूरा देश देखता था कि ये बंद हो गया, क्योंकि ये नियम आ गया इस तरह का कि आप कैश नहीं रख सकते हैं, इलीगल होगा। हम अकाउंटेबिलिटी की तो बात कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टी, आज के डेट में कोई राजनीतिक पार्टी ये बात क्यों नहीं करती है कि स्टेट फंडिंग होनी चाहिए इलेक्शंस की? ये तो कोई नहीं कहता, ये तो जेडीयू और बीजेपी को छोड़ के किसी ने नहीं बात की। पहली बार सतीश जी की बोलती बंद हुई आज मुझे लगता है। आप चुप पड़ गए हैं। मैं उनके चुप नहीं कर रहा, मैं उनकी बात का सम्मान कर रहा। तो आप मुझे एक बात बताइए, देखिए हमारा अंजना जी, हमारा इस मैं सुचिता की बात कर रहा हूं, राजनीति में क्या युवाओं को इसलिए आना चाहिए? आप मुझे बताइए सतीश जी, चलाने वाले लोग हमारा उनसे कोई मतलब नहीं। मैं आपसे एक बड़ा सवाल पूछती हूं, हमारे लोग गरीब हैं, मैं एक और बड़ा सवाल पूछती हूं, एक दिन का खाना छोड़ते हैं, एक आदमी अपने पास जाता है। और एक बात और, इस दुनिया में क्या राजनीति में लोग इसलिए आए कि बहन जी 6.5 करोड़ रुपए कहां से आए? तो उन्होंने डिक्लेरेशन दे दिया इनकम टैक्स के पास कि माननीय काशीराम जी के इलाज के लिए देश भर के गरीबों ने 100 रुपए का चंदा भेजा। हमारी लड़ाई सत्ता परिवर्तन क्या है भाई? हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की कब बदलेगा? और व्यवस्था परिवर्तन में समय लगता इसलिए आप लोग है। बेचैन हो रहे हैं कि 5 साल में सत्ता परिवर्तन हो जाता हो। व्यवस्था परिवर्तन, अगर हजारों साल में कोई व्यवस्था खराब हुई है तो उसको सुधरने में थोड़ा समय लगेगा और हम इंतजार करेंगे पक्का। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगी इस बहस में, लेकिन उससे पहले सुनील जी आपके पास आते हुए, ये जो प्रियंका वाड्रा का मंदिर मजार प्रेम है, जिसके जरिए वो गंगा किनारे आगे बढ़ रही हैं, इस पर समाजवादी पार्टी की क्या सोच है? देखिए अंजना जी, ये सही है कि किसी के अगर भगवान पर भरोसा है, गंगा मैया पे भरोसा है, तो ये भगवान पे, मंदिर पे, मजार पे, ये तो उसका व्यक्तिगत विश्वास है। क्यों बीजेपी करती थी तब व्यक्तिगत नहीं होता था? बीजेपी करे तब व्यक्तिगत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या है? देखिए मैं उसी पे आ रहा हूं अंजना जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। अलग अलग टेप मत रखिए। भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम के नाम को और आस्था को बेचा है, और अगर कांग्रेस भी उसी रास्ते पे जा रही, तो हम तो एक बात हमेशा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों पिछड़ों के दुश्मन, दलितों के दुश्मन, किसानों के दुश्मन, बेरोजगार नौजवानों के दुश्मन। हम कह रहे हैं आज जिस देश में जितने भी मुद्दे हैं जिस पर हम चाहते हैं बहस हो, उसके जनक कौन है? कांग्रेस पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से सवाल इसलिए है क्योंकि 2014 में किसने वादा किया था किसानों की दोगुनी आय करने की? अभी बात हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी शुचिता की बहुत बात करती। अरे भाई, कभी आप किसान की शुचिता पे बात करेंगे? बेरोजगारी पर कभी बात करेंगे? कभी देश की बहन बेटियां सुरक्षित हैं उस पर कभी बात करेंगे? कभी कानून व्यवस्था पर बात करेंगे? कभी गरीब पर बात करेंगे? कभी बीमार पे बात करेंगे? ठीक है, जब चुनाव आ गया भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर की बात कर ली। कांग्रेस पहले गंगा पुत्र आए थे, अब गंगा पुत्री आ गई, लेकिन गंगा पुत्र ने इसी पर रागिनी जी का जवाब लेते हैं, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी, इसी पर रागिनी जी जवाब दीजिए। गंगा पुत्र से गंगा पुत्री तक सवाल यह है कि क्या उम्मीद, क्या स्ट्रैटेजी दिखे इसमें? कभी बातचीत होती है तो मायावती की वो तस्वीर जिसमें वो नोटों की माला पहनी है, यहां पर प्रियंका वाड्रा का क्या स्वरूप दिख रहा है? तो मंदिर और मजार पर जाकर पूजा अर्चना। क्या स्ट्रैटेजी, युवा क्या देखे, क्या नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं आप? और बीजेपी की नकल से आप बीजेपी को हराएंगी? देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यताओं का जन्म नदियों के किनारे हुआ है। लक्ष्य नदी की यात्रा का यह है कि जो सर्वहारा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, जो मोदी सरकार द्वारा हाशिए पर धकेला गया वर्ग है, उसके बीच जाकर उस जन की बात को सुनना, उससे संवाद करना और उसे राजनीतिक मुख्यधारा के साथ जोड़ना, वो मैं आपको स्पष्ट रूप से पहले अपने वक्तव्य में भी बता चुकी हूं। अब आप जितने मंदिर के फुटेज दिखा रही हैं, उतना ही नदी पर बैठे हुए अगर जो बातचीत की अगर कोई वीडियो आप दिखाती, या उसके बाद जिस तरीके के वक्तव्य वो रैली में प्रियंका जी दे रही हैं, हमारी रिपोर्टर बैठी थी, उन्होंने सवालों का जवाब नहीं दिया। ये बात बहते पानी की तरह हमारी रिपोर्टर ने बातचीत करने की कोशिश की थी, उन्होंने जवाब नहीं दिया। मुझे ये समझाइए ना, 2 लोगों को पुचकार के, किसी को टीका लगा के, किसी बच्चे को खिला के, ये फिर आप तो वही कर रहे हैं। बीजेपी की नकल से आप बीजेपी को जवाब। हमारी रिपोर्टर बैठी थी सवाल पूछने, इनकार कर दिया प्रियंका जी। देखिए, प्रियंका जी ने सबसे बड़ा संदेश क्या दिया?
आप सही हो सकता है, नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए, जब मन में धन गबन और प्रलोभन की बात होती है तो स्वघोषित चौकीदारी का दावा किया जाता है, और जब मन में जन की बात होती है तब यह कहा जाता है कि अमीरों के ही चौकीदार होते हैं, गरीब आदमी, किसान जो है, वंचित वर्ग जो है वो स्वघोषित, वो अपनी चौकीदारी स्वयं करता है। इसका क्या बड़ा संदेश प्रियंका जी ने नहीं दिया है जब वो कहती हैं कि आप अगर देशभक्त हैं तो अपने अधिकारों के प्रति सजग बनिए। तो वो अधिकार कौन से हैं? रोजगार पाने का अधिकार है, महिलाओं की सुरक्षा का अधिकार है, मिनिमम समर्थन मूल्य पाने का अधिकार है, कारोबार ठप ना हो उसका अधिकार है, शहीद ना हो हमारे सैनिक लगातार खड़े हुए सरहद पर, इसका अधिकार है। और बार बार क्यों, अब आप मुझे इसका भी जवाब दीजिए, मोदी जी आज अपने आप को, अपनी चोरी को बचाने के लिए तमाम लोगों को चौकीदार घोषित करने के लिए क्यों मजबूर हुए हैं? क्या ये कांग्रेस का कैंपेन नहीं है जिसमें वो फंसते जा रहे हैं? शुक्ला जी, क्या आज वो जवाब दे पा रहे हैं किसी मुद्दे पर? उनके पास कोई जवाब नहीं है। अगर कांग्रेस ये पूछती है कि चौकीदार के नाक के नीचे से कैसे 15.5 लोग 1 लाख करोड़ रुपया लेकर भाग गए, कुछ अमीर उद्योगपतियों का 3.5 लाख, इसलिए रागिनी जी की आवाज प्रेम जी का जवाब ले लीजिए। चौकीदार प्रेम शुक्ला जी, सीधे इस सवाल का जवाब, क्योंकि तस्वीरें हम लगातार प्रियंका वाड्रा की दिखा रहे हैं। एक तरफ हिंदुत्व की राह पर आ गए, मंदिर मंदिर वो पहुंच रही है, गठबंधन फंसा हुआ है, लेकिन अब लग रहा है कि प्रभु के वंदन से कुछ निकलेगा। मेरा सवाल आपसे यह है कि चौकीदार पर कांग्रेस का कहना है कि आप लोग उनके दबाव में आ गए। नहीं, चूंकि चौकीदार बहुत चौंकन्ना है, इसलिए श्रीमती सोनिया गांधी आज बेल पर है, इसलिए श्री राहुल गांधी आज बेल पर है, इसलिए श्री रॉबर्ट वाड्रा आज बेल पर, इसलिए मिशेल मामा जेल में है, इसलिए पी चिदम्बरम बेल पर, इसलिए कार्ति चिदम्बरम जेल की यात्रा करके आए हैं। तो जो जितने भी भ्रष्ट हैं उन सारे लोगों को चौकीदार से कष्ट है, और चौकीदार इसी तरह का कष्ट भ्रष्टों को देता रहेगा, इसलिए सारे लोगों ने चौकीदार नहीं कहा। और चौकीदार आज जो है ट्रेंड हो गया है, चूंकि चौकीदार ने चोर के खिलाफ जिस तरह से निर्णायक कार्रवाइयां की है, चोर शोर मचा रहे हैं और उनके शोर को जनता स्वीकार नहीं रही। जहां भी जा रहे हैं, यहाँ एक भयंकर चोर रॉबर्ट वाड्रा, उनकी श्रीमती वाड्रा गई हैं दर्शन करने के लिए मिर्जापुर में, और वहां पर भी आप देख रहे हैं मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। तो मोदी मोदी के नारे आम जनता इसलिए लगा रही है कि मोदी जी ने लोगों के बीच में विश्वास, लोगों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन किया, लोगों को शौचालय पहुंचा, औषधालय पहुंचा, लोग नाविक जो है उनके घर में एक कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से बीमार होता था, उनको नाव बेचनी पड़ती थी। आज आयुष्मान भारत के कारण उनको नाव बेचने की नौबत नहीं है, उनके घर में शौचालय है, उनके यहाँ एलपीजी का गैस कनेक्शन है, उनका अपना जनधन में खाता खुला हुआ है, वो कौशल विकास का लाभ ले रहे हैं। आज मुफ्त का घर 1.5 करोड़ लोगों तक मुफ्त का घर पहुंचा। ये जीवन में गुणात्मक परिवर्तन का काम 2014 से 2019 के बीच हुआ। आप जो है खाद मांगने जाते थे और गोली खाते थे, सिर्फ नीम कोटेड यूरिया ला दी और किसानों को मिलने लगा खाद। कौशल विकास के सेंटर तो सारे बंद कर दिए सर, अध्यक्ष बने, वो कहते हैं कौशल विकास के सारे सेंटर तो आपने हमसे 2 साल पहले ही बंद कर दिए थे। वो कहाँ है कौशल विकास आपका? स्वाभाविक तौर पर। और गैस के सिलेंडर जो आपने उज्ज्वला के तहत बांटे थे भाई साहब, उसमें तो 10% भी तो लोगों ने दोबारा रिफंड नहीं करे। 1900 रुपए में आपने गैस दी नहीं है, नोट जमा आपने गैस बेची है, इस बात को बताओ। गरीब लोगों को आपने 1950 रुपए का गैस का कनेक्शन बेचा है, और उसमें 10% भी सिलेंडर दोबारा नहीं भर पाए। और जिस आयुष्मान भारत की आप बात करते हैं, तो सर जरा ये भी बता दीजिए कि भारत सरकार ने क्या सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आयुष्मान भारत के पैनल पर डाल दिया? आपको तो लोगों ने वो भी स्वीकार नहीं करा। आप सारी चीजों का, आप बिजली की बात करते हैं तो गाँव में आपने 2000 रुपए, एक बिजली कनेक्शन के 2000 रुपए फिक्स आप वसूल रहे हैं। 2000 रुपए का बिजली का किराया, बिजली का बिल शहर में कोई नहीं दे सकता। रागिनी बनवा रहे थे। रागिनी नायक जी आती हैं तो उनको बुलाइए आकर, क्या बात अभी चली गई है, क्योंकि उन्हीं पर सीधा प्रहार हो रहा है। एक सेकंड सुनील जी हाथ आप उठा रहे थे, बताइए सवाल ये है कि जिस राजनीति में, और आप तो कांग्रेस के साथ बहुत करीब से अभी रहे हैं, नाराजगी मायावती जी की हुई तो आपने भी हाँ में हाँ मिला दी और कांग्रेस के खिलाफ अब बोलने लगे हैं, लेकिन यही काम तो कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी कर रही थी। राहुल गांधी इसी तरह से मंदिर मंदिर जा रहे थे, तब तो आपको अच्छा लग रहा था सब।
नहीं देखिए अंजना जी, हमने किसी पर कोई टिप्पणी नहीं की कि कौन मंदिर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हम तो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को प्रेम शुक्ला जी को सुन रहे थे, चौकीदार पे कितनी सफाई दे रहे थे। अच्छा ये बताइए, अगर हमारे देश के चौकीदार सच में ईमानदार होते तो देश का पैसा लेके, हमारा आपका देश के गरीबों का पैसा लेकर के चौकीदार के दोस्त लोग कैसे भाग जाते? हम तो देश का चोर कहेंगे। तो वो चौकीदार जो चोर की मदद करे, उसको भगाने की मदद करे, उसको बताइए प्रेम भाई, हमारे आपके समाज में उस चौकीदार को किस नजरिए से देखते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं। और हम जानते हैं पहले जो बहुरूपी आते थे वो अपना वेशभूषा बदलते थे और भोले भाले लोगों को लूटते थे। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना नाम बदल करके देश को लूटना चाहते हैं। आप बताइए, अगर देश के प्रधानमंत्री ईमानदार चौकीदार होते तो आज देश के अपने खेतों में चौकीदारी नहीं करनी पड़ती। कृपया मौका दीजिए। तो कैसी बात कर रहे हैं आप? सच्चाई पे आइए कि चौकीदार के रहते आखिर देश में चौकीदार ने 2014 में जो वादे किए थे, चौकीदार ने कितने पूरे किए? आज चौकीदार पर सवाल क्यों खड़ा है? रुका पड़ा था श्री राहुल गांधी तो सवाल होगा कि लोग आज देश कह रहा है कि चौकीदार चोर है, तो चौकीदार पे सवाल क्यों खड़ा हो रहा है? में जो डायरेक्टर था दुबे, और बताइए, देखिए देश में अगर सारे अपराधी, गुंडे, माफिया अपने आगे ये लगा लेंगे कि हम चौकीदार हैं, तो इससे चौकीदार की इमेज साफ नहीं होने जा रही है। ठीक है, रागिनी जी एक बार जवाब दे ले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रागिनी जी, प्रेम शुक्ला जी की बातों का जवाब देना चाहती हैं। बात अब जो है अखिलेश सिंह यादव की पार्टी करेगी। अरे आप योगी आदित्यनाथ जी को देख लीजिए, केशव प्रसाद मौर्य जी को देख लीजिए, प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देख लीजिए। हमें कहीं सुनील सिंह जी बोल रहे हैं, अब तो वो आपकी भी नहीं सुनेंगे। पहले तो सुन भी लेते थे, सतीश जी भी सुन लेते थे, क्यों? आप कहाँ सुन रहे हैं? अब छोड़िए, आपने तो सबसे ज्यादा खरी खोटी रागिनी जी को ही सुनाई है। चलिए एक बार रागिनी जी को बोलने दीजिए। देखिए ऐसा है, महत्वपूर्ण बात सुनिए। बार बार झूठे अनर्गल आरोप लगाना, सारी जांच एजेंसियों के बावजूद भ्रष्टाचार का एक आरोप सिद्ध ना कर पाना, और हर चैनल पर आकर ये कहना बेल पे बाहर है, बेल पे बाहर है। बेल लेना भी नागरिक का अधिकार है। अगर आप फर्जी केसेस ना लगाएं, फर्जीवाड़ा ना करें, सारी जांच एजेंसियों और सीबीआई को अपना तोता ना बनाएं, तो बेल भी नहीं लेनी पड़ेगी। अब बीच में मत बोलिए, आप अपनी बारी में बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली। मर्यादित बहस करिए भाई साहब, प्लीज। शुक्ला जी, एक एक करके रागिनी जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। आप अपनी बारी में दोबारा बोलिएगा। आप मुझे बोलने दीजिए, मुझे कृपया करके बोलने दीजिए, मुझे कृपया करके बोलने दीजिए, मुझे कृपया करके बोलने दीजिए। आप बीच में मत बोलिए भाई साहब, बीच में मत बोलिए। अंजना जी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, थोड़ा समय मुझे भी दीजिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोलिए। हाँ, तो अब सुनिए, जब ऊंची दुकान होती है और फीके पकवान होते हैं तो उस दुकान की बहुत लीपापोती करनी पड़ती है। जब फ्लॉप ब्रांड को चमकाना हो तो बार बार नारों की रीब्रांडिंग करनी पड़ती है। इसीलिए कभी आपको याद आता है काला धन, कभी 15 लाख, कभी सबका साथ, कभी अच्छे दिन, कभी मैं चौकीदार। अब सबको चौकीदार बना दिया, क्योंकि अकेले फंसेंगे तो सबको फंसा लिया साथ में। लेकिन मुझे ये तो बता दीजिए कि आप कह रहे हैं कि देश में, दुनिया में ट्रेंड हो रहा है, शिवसेना के किसी भी ट्विटर हैंडल पे चौकीदार क्यों नहीं लिखा है? चिराग पासवान ने क्यों नहीं लिखा है? अजय आलोक जी भी बता दें कि नीतीश कुमार जी ने चौकीदार क्यों नहीं लिखा है अपने नाम के आगे? क्योंकि सब जानते हैं कि चौकीदार चोर है। ये जो ब्लॉट और ट्रोल्स की आर्मी आप चला रहे हैं ट्विटर पर और सोचते हैं कि इससे देश चलेगा, ये आपकी गलतफहमी है। अगर चौकीदार चोर ना होता तो आरबीआई के गवर्नर इस्तीफा ना देते काम करने से। अगर चौकीदार चोर ना होता तो एनएससी के मेंबर ये ना कहते कि आपने बेरोजगारी के आंकड़ों को छुपाया है और इस्तीफा ना देना पड़ता। अगर चौकीदार चोर ना होता तो इस देश के 45 सालों में बेरोजगारी सबसे ऊपर ना पहुंची होती। अगर चौकीदार चोर ना होता तो जय शाह, अमित शाह का बेटा 50,000 रुपए को 80 करोड़ ना बना पाता। अगर चौकीदार चोर ना होता तो गौतम घोटाला ना होता। अगर चौकीदार चोर ना होता तो 36,000 करोड़ का पीडीएस स्कैम ना होता छत्तीसगढ़ में। और अगर चौकीदार चोर ना होता, सुनिए, तो आज रफेल विमान भारत में होता। ये चौकीदार की चोरी ना होती तो रक्षा विभाग में फाइलों की डेटिंग जो है वो आज हमें मिल रही होती। अगर चौकीदार चोर ना होता तो आज आप सब लोगों को मैं भी चौकीदार लिखने के लिए मजबूर ना होना पड़ता। और मैं अजय आलोक जी से भी जल्दी से कहना चाहती हूँ, अजय आलोक जी, जो कि अजय आलोक जी, मोबाइल नीचे
रखिए। और लिख लीजिए पत्थर की इमारत पे, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन होगा और जोकीहाट का नतीजा पूरे बिहार में दोहराया जाएगा, क्योंकि आप लोग जो राजनीति के सबसे बड़े पेंडुलम है ना, जो कि सत्ता के कारण, सत्ता के लालच में एक पार्टी एक दल से दूसरे दल की तरफ लटकते रहते हैं। जनता इस बार आपको माफ नहीं करेगी। जनादेश के साथ जो आपने अपमान किया है, बिहार जोकीहाट बनेगा। और जहां तक महागठबंधन की बात है, कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में गठबंधन बना चुकी है, बना चुकी है, तमिलनाडु बिहार ऐसे ही हो गया। कितना समय लीजिएगा? जहां नहीं बनेगा वहां राहुल चालीसा हो गया, गांधी चालीसा हो गया, बंद कीजिए। हो गया। अजय आलोक जी को जवाब देने दीजिए। 2009 नहीं भूलना चाहिए सपा और बसपा को। हमें सीट का 15 सीट नहीं दी, 21 सीट पर जीत कर आए थे। अच्छा, अजय आलोक सुन लीजिए, आपका और राजद का गठबंधन हो इसके लिए शुभकामनाएं, लड़ लीजिए साथ में। हम लोग आपको साथ में भी रह के धूल चटा चुके हैं, अलग भी धूल चटा रह चुके हैं और इस बार भी धूल चटाएंगे। बात वो नहीं है। आपने कहा कि हर नागरिक का अधिकार है कि वो जागरूक हो, प्रियंका ये कहती हैं, तो बिल्कुल प्रियंका सही कहती हैं, एकदम तैयार हूं प्रियंका के साथ की। हाँ प्रियंका जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन तब हम मेरे जैसे नागरिक, उत्तर प्रदेश जैसे नागरिकों को ये भी जानने का अधिकार है कि वोट यात्रा अगर कर रही है तो रॉबर्ट वाड्रा की नोट यात्रा का भी हिसाब प्रियंका गांधी दे दें। रॉबर्ट वाड्रा की नोट यात्रा का हिसाब कब देंगी प्रियंका गांधी, ये भी देश का नागरिक जानना चाहता है। दूसरी बात, कांग्रेसियों की ये हालत हो गई है आप लोग के वाक्य वचाल से, क्या देश हित के मुद्दों पे भी समर्थन नहीं देती है विपक्षियों के। आप लोग का ये हाल हो गया है कि आज बिहार में, बिहार के अखबारों में, बिहार के गांव में ये पोस्टर लग रहे हैं। देखिए, ये आपके प्रदेश अध्यक्ष को भेजा गया है ये पोस्टर, ये पोस्टर है रागनी जी। देखिए, कांग्रेसी नेताओं का इस गांव में आना बंद है, ये पोस्टर लग रहे हैं आप लोगों के खिलाफ। क्या एक राजनीतिक दल का स्तर ये होना चाहिए किसी भी हालत में? देश हित के मुद्दों पे तो साथ रहिए कम से कम। आप मांगने लगती हैं सबूत एयर स्ट्राइक के, आप कहने लगती हैं कि स्ट्राइक हुआ कि नहीं। पोस्टर छोड़िए, आप हाईजैकर्स को मदद करती हैं, का नाम जो दिल पर छप गया एयर इंडिया का हाईजैकर को आप लोकसभा का टिकट लड़वाती हैं, मसूद अजहर को आप जी बोलती हैं। आपके नैरेटिव में देशद्रोह घुस गया है। क्या करेगी जनता आपका? और सोचेंगे हमें तो कभी कभी लगता है कि आपसे बहस करने कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि सुनना तो आपको है नहीं। भोलानाथ पांडे, वीरेंद्र पांडे दोनों को टिकट क्यों दिया राहुल गांधी ने 4 बार लोकसभा का? दोनों ने इंडियन एयरलाइंस का प्लेन हाईजैक किया था 1978 में। सिर्फ एक परिवार के लिए हाईजैक किया, इसलिए परिवार की इतनी कृपा कि एक हाईजैकर को भी आप मान लेते हैं। हो गया। आप दोनों ने अपनी बात कह ली, आप दोनों ने अपनी बात कह ली। आगे बढ़ते हैं। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, लेकिन चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, जिस हिंदुत्व के एजेंडे पे आप चलते थे वही हिंदुत्व का एजेंडा राहुल गांधी ने अपना लिया और उनकी पार्टी ये मानती है कि यही मंदिर जाना उनको काम आया, तीनों राज्यों से आपको उड़ा दिया। तो थोड़ी तो खतरे की घंटी बजती होगी। बिल्कुल खतरे घंटी नहीं, हिंदू अच्छी तरह से जानता है कि यही राहुल गांधी 2014 के पहले कहते थे कि जो लोग मंदिर जाते हैं लड़कियां छेड़ते हैं, वही राहुल गांधी हैं जो हिंदुओं के संदर्भ में कहते थे सबसे बड़े आतंकवादी का खतरा हिंदुओं से है। या अमेठी में विदेशी राजनयिक को घुमाते समय कहते थे कि देश के लिए सबसे बड़ा खतरा हिंदू आतंकवादी। यही लोग हैं जो समझौता एक्सप्रेस के, लेकिन इनको बीच में मत बोलिए। मैं आपको मुझे मना कर रही थी बीच में बोलने से, आप बोल रही हैं बीच में बोलने लगी। नहीं, राहुल गांधी जो है यही राहुल गांधी है जो बारंबार कहते थे कि हिंदू जो है हिंदू जाते हैं लड़कियां छेड़ते हैं, तो आप वो लड़कियां छेड़ने लगे। यही राहुल गांधी है जिनके समर्थक जो है गाय काटते थे केरल में वोट पाने के लिए। आप गाय काटेंगे, आप हिंदुओं के लिए लक्षित हिंसा विधेयक लाएंगे, आप कहेंगे अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार भारत के संसाधनों पर है, आप बारंबार हिंदुओं का उत्पीड़न करेंगे, आप हिंदुओं का अपमान करेंगे और हिंदुओं का अपमान करने के बाद आज आप जाके घंटा बजाएंगे। तो देश की जनता अच्छी तरह से जानती है कि किसका घंटा बजाना है और कितनी बार बजाना है और 44 वाले को 4 तक कैसे पहुंचाना है। ये 15 लाख रुपए की चोरी पूछ रहे हैं ना, 15 लाख आप नहीं देते और 15 लाख वापस ला जा रहे हैं। इसलिए मिशेल मामा जेल में है, जीजा जी बेल पे है, राहुल गांधी बेल पे है।
इधर मायावती है, अखिलेश यादव है, उत्तर प्रदेश में कोई गठबंधन कांग्रेस के साथ नहीं। परिस्थिति आरजेडी के साथ भी आजकल होती हुई चली जा रही है। बिहार में, आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ मामला गड़बड़ है, पश्चिम बंगाल में तस्वीर साफ नहीं है। तो क्या कांग्रेस ऐसी परिस्थिति में है सतीश प्रकाश जी कि वो अपने बलबूते इतनी बड़ी लड़ाई लड़े और मोदी के रथ को रोक पाए? नहीं, देखो, मेरा आज भी स्पष्ट मानना है कि लक्ष्य, चाहे वो कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियां हो, लक्ष्य सबका एक ही है। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। अब चूंकि गठबंधन करना या ना करना ये तो कांग्रेस के ऊपर डिपेंड है। बाकी वोट नहीं बटेंगे अगर इस तरह की परिस्थिति नहीं तो निश्चित रूप से बटेंगे ना। ये पूरी जिम्मेदारी है। और आज तो नहीं वोट तो कटवा कल, फिर कौन बनेगा? आज नहीं तो कल, अभी भी समय है, कौन बन जाएगा? बड़ी गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। और एक सीट पर प्रिसिशन की जरूरत होती है। पिच बीजेपी ने बिछाई है। वो चौकीदार की बात करते हैं। क्या हम लोगों का यह अधिकार नहीं है कि एक व्यक्ति 2014 में अपना व्यवसाय चाय वाला बताता है, 2018 तक आते आते चाय वाला का व्यवसाय छोड़ करके चौकीदार बन जाता है? तो सीधा सीधा है ना कि इस देश में चोरों की संख्या बढ़ी है ना, कहीं ना कहीं चोरी बढ़ी है ना। तो यही एक ऐसे ठीक है, इसका जवाब वो देंगे जिन पे बीजेपी को रागिनी जी, प्रियंका वाड्राई क्या नया लाई, एक लाइन में मुझे बताइएगा। बाद में चर्चा कर। प्रियंका वाड्राई क्या नया लाई, एक लाइन में बताइएगा। मुद्दों की प्राथमिकता, अधिकारों के प्रति जागरूकता, राजनीति में सरलता और सहजता, ये प्रियंका गांधी वाड्रा लेकर आई हैं। इसको कितना भी संदर्भ से हटाकर अलग तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की जाए, मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश और देश की जनता ठीक है, सीधा कनेक्ट प्रियंका जी के साथ जुड़ रहा है। एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं कि चोर बढ़े इसलिए चौकीदार बनना पड़ रहा है। चोर बढ़े हैं देश में। नहीं, चोर पकड़े जा रहे हैं इसलिए जो है चौकीदार जो है अब घरों से घूम रहे हैं। जिस तरह से नीरव मोदी भाई सब चले गए, छोटा मोदी, बड़ा मोदी। और एक बात और, वो तो कह रहे हैं नीरव मोदी के खिलाफ वारंट जारी हो गया है वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने। बोट यात्रा प्रियंका वाड्रा की बन चुकी है धर्म यात्रा, क्योंकि मंदिर मंदिर पहुंच रही है, बताया गया मस्जिद मजार भी। इन सब के बीच सवाल यही कि क्या धर्म के जरिए 2019 की लड़ाई में बीजेपी की नकल करके बीजेपी पार्ट 2 बनकर कांग्रेस पार्टी बीजेपी को ध्वस्त करना चाहती है? ये कोई स्ट्रैटेजी है या फिर सीट एक एक चुन चुनकर विपक्ष को एकजुट होकर मोदी के रथ को रोकने की तैयारी करनी थी? गठबंधन पर आंच है और इधर सांची बात है। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।